नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़कर साइंस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चोल प्रशासन के बारे में। ये काफ़ी छोटी वीडियो होगी, लेकिन इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो परीक्षाओं में पूछी जाती रहीं, तो उनको हम इसमें बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसके बाद जो वीडियो आने वाली है वो कल आएगी वीडियो, वो होगी पल्लव के ऊपर। पल्लव की वीडियो आएगी, उसके बाद हम राष्ट्रकूट बताएँगे और इसी तरीके से दक्षिण भारत का इतिहास जो है वो समाप्त हो जाएगा और कह सकते हैं एशियंट हिस्ट्री भी समाप्त हो जाएगी। हालांकि कुछ टॉपिक बचे रहेंगे जिसमें हम आगे चल करके उनको बताएंगे। जैसे हम देखेंगे कि कौन सी रचना किसने किया है और किसके काल में किया है, जैसे रचनाएं वगैरह आती हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। मंदिर के बारे में देखेंगे, कौन सा मंदिर किसके काल में बना है ये देखेंगे। और प्रमुख संस्थाओं के बारे में भी देखेंगे कि आखिर कौन कौन सी संस्था किसके काल में थी, उनके बारे में हम देखेंगे। तो एक साथ उनको हम वीडियो बना देंगे। तो आइए देखते हैं, इस वीडियो में हम चोल प्रशासन की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बता दें कि जो चोल प्रशासन था, साम्राज्य एक हुआ करता था, मतलब एक देश की तरह। तो चोल साम्राज्य था। साम्राज्य को जो हम बांटते थे वो मंडलों में बांटते थे। मंडल मतलब आज के टाइम पे हम उनको प्रांत कह सकते हैं, मंडल प्रांत। और इनकी संख्या जो थी वो 6 थी। हालांकि कई कई जगहों पर कुछ शासकों में 7 और 8 भी हो जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमें 6 जानना है। तो 6 संख्या थी। और जो ये शासन चलाते थे वो चोल राजकुमारों के अधीन होता था। और अर्थात जो मंडल थे, प्रांतों का जो शासन प्रशासन चलाने का काम करते थे वो करते थे राजकुमार, अर्थात चोल राजकुमार करते थे, जो दंडनायक की उपाधि धारण करते थे और प्रांतों के प्रमुख होते थे। प्रांतों का विभाजन कोट्टम या वलनाडु में किया जाता था। कोट्टम या वलनाडु को हम मंडल कह सकते हैं आज के टाइम पे। जैसे होता नहीं कि मंडल वगैरह आप जानते होंगे, कई जिलों को मिला करके मंडल बनता है, कमिश्नरेट सिस्टम टाइप का आप समझ लीजिए। तो ये कह सकते हैं कोट्टम या वलनाडु जो था ये मंडल थे। और मंडल के बाद जब हम देखेंगे तो हमें नाडु दिखते हैं। नाडु जो है आधुनिक जिला कह सकते हैं। नाडु के नीचे कुर्रम भी थे। कुर्रम जो थे वो गांव के समूह थे। गांव के समूह को कुर्रम कहा जाता था। ये 50 गांवों का समूह होता था। बड़े नगरों में गठित कुर्रम को तनियर भी कहा जाता था, तो याद रखिएगा। तो आइए देखते हैं, मुख्य मुख्य जो बातें होंगी उनको हम देखेंगे। तो चोलों की महत्वपूर्ण जो देन है वो स्थानीय स्वशासन है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये आएगा। चोलों की महत्वपूर्ण देन क्या है? तो स्थानीय स्वशासन है। 3 प्रकार की स्थानीय संस्थाएं थी, जिनमें एक है नगरम। नगरम जो थे वे व्यावसायिक या व्यापारिक समुदायों की प्रशासनिक संस्था हुआ करती थी। उर जो थे वो ग्राम सभा हुआ करती थी। उर जो थी वो ग्राम सभा थी। सभा या महासभा जो थी उसको ब्राह्मण गांव होते थे, उनको सभा या महासभा बोला जाता था। और एक होता था मंगलम। मंगलम जो थे ऐसे क्षेत्र थे जिसमें ब्राह्मण और उर साथ साथ रहते थे, अर्थात उर नॉर्मल जो ग्राम सभा है उन बाकी लोग जिसमें रहते थे और ब्राह्मण लोग भी रहे, उसको मंगलम बोला गया। तो ब्राह्मण प्लस उर साथ साथ रहते थे, उनको बोला गया मंगलम। सभा या समिति की कार्य समिति को वरीयम कहते थे। वरीयम जो कार्य समिति थी उसको क्या बोला जाता था? वरीयम कहा जाता था। और वरीयम के सदस्यों का जो चुनाव होता था, वरीयम के सदस्यों का चुनाव जिस गांव में होता था तो उस गांव को 30 वार्डों में बांट दिया जाता था। जैसे आप देखते हैं वार्ड 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से 30 वार्ड बनाए जाते थे और लॉटरी पद्धति से चुनाव होता था। जैसे मान लीजिए कोई पात्र है, इसमें सबके नाम रख दिए गए हैं और किसी बच्चे को बोला जाता था कि वो नाम उठाए, तो पर्ची उठाएगा। जैसे इसकी पर्ची उठाएगी, जिसके नाम से पर्ची निकल गई वही उस वार्ड से विजयी घोषित कर दिया जाता था। तो ये लॉटरी पद्धति थी, जिसका कह सकते हैं ये हमें देखने को मिलती है चोल काल में। तो लॉटरी पद्धति से चुनाव होता था। और जो वरीयम थे, इनकी प्रमुख वरीयम भी हुआ करती थी, मतलब जो समितियाँ थी, प्रमुख समितियाँ थी, जैसे तोट्टा वरीयम है। तो तोट्टा वरीयम जो थी वो उद्यान समिति थी। एवी वरीयम तालाब समिति थी। उदासीन वरीयम विदेशी समिति थी। और ये देखें कोयल वरीयम है, कोया है, याद रखिएगा। कोयल वरीयम जो है मंदिर प्रबंधन समिति है, तो याद रखिएगा ये भी। और ग्राम सभा की सहायता देने के लिए, मतलब कि जो ग्राम सभा होती थी उसको सहायता देने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों का एक वर्ग होता था जिसको आयगर बोला जाता था। और जो केंद्रीय कर्मचारियों का जो वर्ग होता था आयगर बोला जाता था, वेतनभोगी थे। केंद्र के तहत इनको सहायता प्राप्त होती थी, मतलब वेतन वगैरह वहीं से मिलता था। और ये क्या करते थे, केंद्रीय कर्मचारी जो ग्राम सभा है उनकी सहायता देने के लिए होते थे। और कुछ पृथक ग्राम समूहों की सभाओं को तनियर कहा जाता था। वही तनियर जो मैंने बताया है, जो बड़े नगरों में गठित कुर्रम थे उनको क्या बोला जाता था? तनियर या तनियूर बोलते थे। तो ये याद रखिएगा, जो चीज़ें मैंने बताई हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
आइए आगे हम देखेंगे चोलकालीन प्रमुख पदाधिकारी हैं, तो ये इससे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। चोलकालीन प्रमुख पदाधिकारी, तो चोलकालीन प्रमुख पदाधिकारियों की जब बात करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा सबसे पहले आएगा पेरुंदरम। तो पेरुंदरम जो थे वो उच्च श्रेणी के पदाधिकारी थे। कैसे थे? उच्च श्रेणी के पदाधिकारियों को बोला गया पेरुंदरम। सेरुंदरम निम्न श्रेणी के पदाधिकारी थे। देखिए दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इससे परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो सेरुंदरम निम्न, सेरु जो थे मतलब सेरु मतलब निम्न श्रेणी के पदाधिकारी थे, पेरू जो थे वो उच्च श्रेणी के पदाधिकारी थे, पेरुंदरम और सेरुंदरम। और वेलेकार जो थे वो राजा के व्यक्तिगत अंगरक्षक हुआ करते थे, उनको बोलते थे वेलेकार। तो वेलेकार राजा के व्यक्तिगत अंगरक्षक, और ककाड़ी जो थे वो लेखा विभाग की जांच के अधिकारी थे। आधुनिक टाइम पे हम इसको सीएजी कह सकते हैं, सीएजी टाइप के थे, तो ककाड़ी उनको बोला जाता था। और अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि दी जाती थी, अर्थात उनको वेतन नहीं दिया जाता, वेतन के बदले भूमि दे दी जाती थी, तो ये याद रखिएगा। और अधिकारियों के पद जो थे वो वंशानुगत होते थे। और मैं बता दूं यहाँ पे नियम था कि जो राजा था वो अपना उत्तराधिकारी पहले ही चुन लेता था, मतलब अपने जीवित रहते ही अपना उत्तराधिकारी चुन लेने की प्रथा हमें चोल काल में देखने को मिलती है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। राजा द्वारा स्थानीय संस्थाओं को दिए गए आदेश को श्रीमुख बोलते थे। तो चोल काल में श्रीमुख क्या था? तो राजा द्वारा स्थानीय संस्थाओं को दिए गए आदेश को हम क्या कहते थे? श्रीमुख कहते थे। और चोलकालीन स्थापत्य कला की बात करेंगे तो हमें दो मुख्य रूप से याद रखना है। एक है राजराज फर्स्ट द्वारा जो निर्मित है वो तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर, इससे कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और ये आप इमेज देख रहे हैं। हालांकि अभी इसके बारे में अभी ज़्यादा आपको चीज़ें नहीं बताएंगे, आगे जब हम स्थापत्य कला का जिक्र करेंगे तो हम आपको सब जिक्र करेंगे कि आखिर कैसे कैसे बना है, कौन कौन सी शैली है जो आप देख रहे हैं, नक्काशी वगैरह की गई, इसकी हम चर्चा भी करेंगे द्रविड़ शैली में। तो आगे इन सब चीज़ों की भी हम आगे बात करने वाले हैं, तो आप लोग इसको देखिएगा। आगे हम चोलकालीन स्थापत्य कला तो हम बता रहे हैं, बाकी हम जब स्थापत्य कला साहित्य का जब स्पेशल जिक्र करेंगे तो हम उसमें शैलियों का और विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे कि आखिर कौन सी खासियत थी। तो तंजौर में बृहदीश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर है, इसको याद रखिएगा, ये राजराज फर्स्ट के द्वारा निर्मित है और ये शिव मंदिर है। बृहदीश्वर का गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर है, बृहदीश्वर का एक गंगईकोंड चोलपुरम में भी मंदिर है, और जो ये मंदिर है ये राजेंद्र फर्स्ट द्वारा निर्मित है, इसने अपने पिता की याद में बनाया था। तो राजराज फर्स्ट की याद में राजेंद्र फर्स्ट ने गंगईकोंड चोलपुरम में, क्योंकि आप जाना गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना की गई थी, तो गंगईकोंड चोलपुरम में ये मंदिर बनवाया था। नीचे आप जो देख रहे हैं ये वही मंदिर है। तो दो बृहदीश्वर मंदिर हैं, एक तंजौर में है, एक गंगईकोंड चोलपुरम में है। मुख्य रूप से जो आता है तंजौर का बृहदीश्वर या राजराजेश्वर मंदिर, राजराज फर्स्ट द्वारा निर्मित है और एक कैसा है? शिव मंदिर है। तो इन बातों को आप याद रखिएगा, परीक्षा में इनसे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। और जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जैसे इस वीडियो में हम देखेंगे तो सेरुंदरम पेरुंदरम मुख्य इंपॉर्टेंट है, वेलेकार इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन सेरुंदरम पेरुंदरम याद रखेगा। और तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर तो कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, वो पहली बार नहीं ऐसा कि ये आएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है। बाकी जब हम देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा, इसमें जब हम देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें भी हैं जब हम देखेंगे। तो जैसे आप जब देखेंगे तो आपको चीज़ें मिलेंगी कि जिलों को क्या बोला जाता था, तो नाडु बोला जाता था, ये आप याद रखिएगा। उर क्या थी? ग्राम सभा थी। और महासभा क्या थी? ब्राह्मण गांव थे। मंगलम क्या था? ये याद रखिएगा। और तोट्टावरियम देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तोट्टावरियम इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर आप याद रखिएगा कि तोट्टावरियम क्या थी। और एरीवरियम भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन तोट्टावरियम तो पूछा गया, कई बार पूछा जा चुका है तोट्टावरियम, तो इसको याद रखेगा। तो बाकी आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियो मेरा आने वाला है, मैं आगे की रणनीति भी आपको बता देना चाहता हूँ कि आखिर आगे कौन कौन से वीडियो आने वाले हैं। जो कल वीडियो आएगा वो आने वाला है पल्लव के ऊपर, पल्लव के बाद वीडियो आएगा राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट के बाद देवगिरी के यादव, इसके बाद द्वार समुद्र के होयसल, वैसे ये दोनों प्राचीन इतिहास के नहीं हैं, लेकिन हम इन दोनों को भी पूरा कराएंगे। बाकी एक शाहमीर वंश, वैसे ज़्यादा शाहमीर वंश से क्वेश्चन आते नहीं, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में जिक्र करेंगे। शाहमीर वंश, द्वार समुद्र के होयसल, देवगिरी के यादव, पल्लव, राष्ट्रकूट, और यहीं से फिर हम जब देखेंगे तो प्राचीन इतिहास खत्म हो जाएगा। हालांकि प्राचीन इतिहास पल्लव और राष्ट्रकूट बताने के साथ में ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हम आगे इन दोनों
तीनों टॉपिक को और भी हम आगे इसमें लेके जाएंगे। हालांकि इसके बाद हम जिस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो उसमें मैं बता दूं क्या हम आपको बताने वाले हैं। धार्मिक आंदोलन में जैसे आप दक्षिण भारत में देखते हैं नयनार है, तो इन सब के बारे में, अलवार है, तो इन सब के बारे में बताएंगे। और जो आप देख रहे हैं रामानुज वगैरह के बारे में, रामानुजाचार्य, द्वैतावाद क्या था, विशिष्ट द्वैतावाद क्या है, तो अद्वैत, द्वैत, द्वैताद्वैत, ये सब के बारे में हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे कैसे धार्मिक सुधार आंदोलन वगैरह चलते हैं, उनका हम जिक्र करेंगे। तो कह सकते हैं एक पूरा पैकेज के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। एशियंट हिस्ट्री की वीडियो जल्द से जल्द आप देख रहे हैं, आप इस प्लेलिस्ट को आप देखिए, आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। और इसी के साथ कई लोगों की शिकायत रहती है कि कोई भी टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाता, तो देखिए इस चैनल पर आपको देखिए बायोलॉजी कंप्लीट हो गई है, हिस्ट्री मैं भी अभी कंप्लीट कर दूंगा, ज्योग्राफी कंप्लीट ही है, और उसके बाद में हम जब देखेंगे तो यूपी स्पेशल मैंने कंप्लीट करवा दिया है। और उसके बाद हम देखिए इन्वायरमेंट भी लगभग वीडियो बना दिए गए, कुछ टॉपिक बचे होंगे उनको आगे चल के बनाया जाएगा। और आप देखेंगे फिजिक्स कंप्लीट है, केमिस्ट्री कंप्लीट है, और मैथ भी कंप्लीट है, रीजनिंग कंप्लीट है, हिंदी कंप्लीट है। ये सब चीज़ें आपको कंप्लीट मिलेंगी, आप प्लेलिस्ट जा करके देखिए, बहुत सी चीज़ें इसमें मिलने वाली हैं। खैर आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, कल के वीडियो में मिलते हैं जिसमें बात करने वाले हैं पल्लव वंश के बारे में। आज के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।